रेस से हटकर हम लेकर नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से, डीडी न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से नए साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात नए साल पर ही होगी। कैसा जश्न है और खास तौर पर अयोध्या में किस तरह का हर्षोल्लास है। उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने की तैयारी चल रही है क्या, और बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। इसके बाद फिर यह चर्चा करेंगे कि जो केजरीवाल कहा करते थे कि आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए नेताओं को, वो अब जेल से ही सरकार चलाने का मंसूबा पाल रहे हैं और उसी पर काम कर रहे हैं। और फिर यह भी बात होगी कि बिहार में दरभंगा में तालाब रातों रात कैसे गायब हो गया। इसके पहले सड़क और पुल भी गायब हो चुके हैं, तो प्रशासन पर बड़ा सवाल है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नए साल के पहले ही दिन इसरो ने रचा इतिहास। एक्सरे पॉलिरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक किया लॉन्च। PSLV C-58 रॉकेट के जरिए किया गया प्रक्षेपित। एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल के राज खोलने में करेगा मदद। नए मिशन की सफलता के बाद इसरो के प्रमुख ने कहा, नए साल के 12 महीनों में कम से कम 12 मिशन पूरा करने का लक्ष्य। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टीम इसरो हासिल कर रहा है एक के बाद एक कामयाबी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 सालों तक 81 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में ही योजना को आगे बढ़ाने की दी थी मंजूरी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत। दुनिया भर में हुआ नए साल का आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में विश्व हिंदू परिषद की अक्षत कलश यात्रा का आयोजन। जगह जगह पर सभी वर्गों के लोग कर रहे हैं अक्षत कलश यात्रा का जबरदस्त स्वागत। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा किया रद्द। इस बीच बिहार में सत्ता परिवर्तन की खबर एक बार फिर से चर्चा में, और इधर नीतीश कुमार के विपक्षी इंडी गठबंधन के संयोजक बनने की चर्चा भी एक बार फिर से तेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी के लिए ईडी का समन। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी की तीसरी चार्जशीट मिलने और विपश्यना से लौटने के बाद सक्रिय हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तालाब के शहर दरभंगा में एक तालाब की चोरी एक बार फिर से चर्चा का विषय। बिहार में पहले सड़क और पुल भी हो चुके हैं गायब। और उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। हवाई और रेल यातायात पर असर। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात, नया साल हो आप सबको मुबारक। जी, नए ग्रेगोरियन साल 2024 के स्वागत के लिए देश और विदेश में जश्न का माहौल है। हर्षोल्लास के साथ देश विदेश में लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं नए साल का स्वागत, साल 2024 का स्वागत।
नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने लिखा, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी लिखा, प्रत्येक भारतीय को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। और इस बीच राम की नगरी अयोध्या में नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जबरदस्त तैयारी चल रही है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह निमंत्रण पर हो रही राजनीति के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बयान दिया है। और आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने बयान में कहा, निमंत्रण केवल उन्हीं को दिया गया है जो भगवान राम के भक्त हैं। और इन सब के बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में विश्व हिंदू परिषद की अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और देश भर में जगह जगह पर सभी वर्गों के लोग, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, अक्षत कलश यात्रा का भव्य और जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज सुबह ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नए साल का स्वागत करें। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नववर्ष की बधाई दी और कहा उन्होंने, प्रत्येक भारतीय को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। आइए हम भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नववर्ष की शुरुआत करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को शानदार 2024 के लिए शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और अद्भुत स्वास्थ्य लेकर आए। तो इसके साथ ही जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हैं, उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थानीय लोगों को अक्षत निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता देश के हर कॉलोनी, मंदिर में जाकर अक्षत बांट रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने पड़ोस के मंदिरों में भाग लेने के लिए इकट्ठे हों। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 15 जनवरी तक चलेगा। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविज़न पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कि राम मंदिर के निर्माण का इंतजार देशवासियों को 500 सालों से था, लेकिन इसके निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे और यह खुशियों का जो अवसर आया है यह ऐतिहासिक है, अलौकिक है, अद्भुत है। प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद वर्षों का संघर्ष सफल हुआ है और एक बहुत बड़ी समस्या जो केवल आज़ादी के बाद की ही समस्या नहीं, आज़ादी के पहले से 500 साल से पहले से थी, उसका अंत होगा। और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जुड़ रहे हैं अयोध्या से। जो अयोध्या, चंद्रशेखर, नया साल, नई अयोध्या, नव्य भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में, क्या कुछ वहां पर आप नए साल की तैयारी देख रहे हैं और किस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी वहां पर चल रही है चंद्रशेखर? बिल्कुल लालचंद, देखिए अब 2024 शुरू हो चुका है और 22 जनवरी 2024 की जो तारीख है वो ऐतिहासिक रहने वाली है भारत के इतिहास में और हिंदू धर्म के इतिहास में। और जहां तक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। कल हम यहाँ पहुँचे थे, डीडी न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है और आज से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन हम अपने दर्शकों को यहाँ क्या कुछ चल रहा है वो हम दिखाएंगे, तो उसकी हम यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ पहुँचे थे और आज सवेरे जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, ये कहा जाता है कि भगवान राम के जिसको दर्शन करने हैं उससे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने चाहिए, तो वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर काफ़ी उत्साह हमने लोगों में देखा और इस वक्त हम ये राम की पैड़ी पे खड़े हैं। आपको हमारे कैमरामैन कुछ दृश्य भी यहाँ से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि साल का पहला दिन है, हालांकि अभी कुछ भीड़ कम हो गई है, लेकिन पूरी अयोध्या की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं लालचंद। और उसके अलावा कुछ लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। ज़रूर, कुछ लोगों से बात कीजिए आप और उन्हें पूछिए कि अयोध्या नए साल में उनको कैसी नजर आ रही है। बिल्कुल लालचंद देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है और लोग उस ऐतिहासिक दिन का इंतजार तो कर ही रहे हैं। जिस तरह से पूरा ये जो अयोध्या है, अयोध्या के आसपास के इलाके का जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, यहाँ पर अब एयरपोर्ट यहाँ पर बन गया है, नवनिर्मित रेलवे स्टेशन यहाँ पर बन गया है और कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। तो ये देखिए आप इस तरह से तैयारी चल रही है ताकि ये इनकी ये चाहते हैं कि आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, बोलो जय श्री राम, इस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब इन लोगों से मैं थोड़ा सा बात करूंगा। कहाँ से आए आप? मैं तो अयोध्या से आई हूँ भैया। अच्छा, यही क्या है? अच्छा, ये 22 तारीख को अब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, लग रहा है आपकी रामचंद्र जी का जो है यहाँ पे वो हो रहा है और हम लोग तो अयोध्या वासी है तो हमें तो ऐसे ही बहुत खुशी है। बहुत जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी तक जो सदियों से अभी इतना नहीं हुआ है, जो इतना अयोध्या का विकास और इतना मंदिर का विकास, ये सब एक योगी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? सर अयोध्या से ही हूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, ये बोलेंगे नहीं, ये इसी तरह से पूरे दूर दूर तक आवाज, देश विदेशों तक इनकी आवाज जा रही है। जी। आप जिस तरह से आप देखिए कि अयोध्या में इतना बड़ा फर्क आ गया, लाखों की संख्या में आज पहले दिन ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को है। आप भी सवेरे से घूम रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। हम बचपन से यहीं पे रहे हैं तो अब अयोध्या को लोग जानने लगे हैं तो बहुत प्राउड फील होता है हमें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आके बहुत ही अच्छा लगा, कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं, लोग अयोध्या को अब जान रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? कहाँ से आए हैं? हम बस्ती से हैं सर, और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ अयोध्या के करीबी के हैं। अच्छा लगता है ये सब देख के। और अब तो यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गया है, उसके अलावा रेलवे स्टेशन भी नया बन गया है
बहुत सारी यहाँ पे अब पर्यटक आने लगे हैं, काफ़ी पहले भी आते थे और अभी और बढ़ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि ये सब डेवलप हो रहा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग देश में है जहाँ पे अयोध्या जैसा पावन धरती है। देख रहे हैं लालचंद्र किस तरह का उत्साह यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक बार फिर हम आपको देखिए ये दृश्य दिखाते हैं जरूर किस तरह से पूरी तैयारी यहाँ पर है। और अभी तो ये अब 3 बज चुका है, लेकिन इससे पहले जब सवेरे से हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो लाखों की संख्या में पूरे अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और साल के पहले दिन तो इस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हम जब हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे, वहां पर हमने वहां के जो महंत हैं उनसे भी बातचीत की, पुजारी से भी बातचीत की। सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह है लोगों में और 22 तारीख का काफी इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप भी उसी सिलसिले में वहां पर पहुंचे हैं। चंद्रशेखर, आपको और तमाम लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामना कि आप अयोध्या में हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप अयोध्या में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए चंद्रशेखर, इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और क्या बिहार की राजनीति का जो संकट है उसके उपाय के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार के विपक्षी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बनने की चर्चा हो रही है। करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा क्या कुछ पक रहा है बिहार की राजनीति में और विपक्षी इंडी गठबंधन में। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया है। किस वजह से किया है ये अभी नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच बिहार में सत्ता परिवर्तन की खबर भी चर्चा में है। काफी अटकलें हैं, क्या कुछ हो सकता है। और जेडीयू के आंतरिक कलह के बीच जैसा हम जानते हैं कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर खुद ही पार्टी के अध्यक्ष पद पर आसीन हो चुके हैं ललन सिंह को हटाकर, लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश के इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की चर्चा भी तेज हुई है। हालांकि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि उन्हें गठबंधन में कोई पद नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के प्रस्ताव से नीतीश कुमार और लालू यादव खफा हैं। उनके प्लान पर पानी फिर गया लगता है। तो राहुल गांधी ने फोन किया था नीतीश कुमार को, हालचाल जाना था, लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार को अब संयोजक बनाया जा सकता है विपक्षी इंडी गठबंधन का। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष पद लेकर राष्ट्रीय राजनीति में आने का निश्चय कर लिया है, लेकिन स्वास्थ्य कारण से नीतीश बिहार की कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और विकास तो ठप पड़ा है, ये सुशील मोदी का कहना है। और उधर सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने खुद 290 लोकसभा सीटों पर लड़ने का मन बना लिया है। तो भाई महाराष्ट्र में उद्धव सेना ने खुद 23 सीटों पर लड़ने का अपना दावा भी ठोक दिया है। कह रहे हैं कि हम 23 पर लड़ते थे तो हम तो लड़ेंगे 23 पर। समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। और ममता बनर्जी की पार्टी तो कही चुकी, पश्चिम बंगाल में किसी की जरूरत नहीं है, हम सभी सीटों को देख लेंगे अकेले। बिहार में भी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को आरजेडी सिर्फ 3 सीटें देने को तैयार है। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस 3 सीट पर मान जाएगी? इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग में सीट शेयरिंग के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन खबरों के अनुसार ये जिम्मेदारी अब कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को देना चाहती है कि आप तय कीजिए।
कि कैसे सीट शेयरिंग, तो जाहिर है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय भूमिका में सक्रियता बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा सकती है। तो बिहार भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि जिसको सरकार बनानी है बनाए, भाजपा इंडी गठबंधन को हराने के लिए बैठी हुई है। क्या फर्क पड़ता है, मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सरकार बनानी है बनाए, कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए भाजपा बैठी है और 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा बिहार की जनता के आशीर्वाद से। और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि आज भी महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 1 की पार्टी है। लोग शिवसेना और शरद पवार के पूर्ण समर्थन में हैं। सीट के मुद्दे पर साझाकरण एमबीए के बीच कोई टकराव नहीं है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना हमेशा 23 सीटों पर लड़ती रही है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। हमारी ये पहले से मांग रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे। यहाँ बातचीत से कोई मतलब नहीं है। राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो क्या चल रही है चर्चा, क्या कुछ पक रहा है बिहार में, इंडी गठबंधन में? इसी पर आज की खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी, साथ में धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल जी, धनंजय जी, विनोद जी, आपको भी। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ऐसा लगता है विनोद जी कि जो चौथी मीटिंग में ममता बनर्जी ने खरगे जी का नाम आगे किया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो प्लान लालू जी ने अपने हित में, तेजस्वी यादव के हित में बनाया था, जो मंसूबा पाला था, मंसूबे का जो गुब्बारा था कि भाई नीतीश जी को केंद्रीय राजनीति में संयोजक वगैरह बनाकर भेज देंगे और उसके बाद बिहार अपना है, बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी ने जो खरगे जी का नाम आगे किया तो उस गुब्बारा को फोड़ दिया। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लालू यादव के इसी इंजीनियरिंग पर, प्लान पर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन धीरे धीरे तैयार हो रही है क्या? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ, लेकिन इससे पहले अभी आप जो अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, पहली रिपोर्ट अपने अयोध्या से जो देखी थी जी, कि रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के को लेके आप देख रहे हैं कि देश और दुनिया में किस तरह का हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। अयोध्या से जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि देखिए कि आज 1 जनवरी को वहाँ लाखों लोग पहुँचे हैं। ये हर्षोल्लास जो है ये बता रहा है कि अयोध्या ये सिर्फ एक यूपी की नगरी नहीं रह गई है जी। अयोध्या पूरे देश के जनमानस का एक नगर, एक शहर नहीं है, ये एक केंद्र है आस्था का, विश्वास का, जो ये संभव हो पा रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जी। लेकिन आज आप बिहार में देखिए, जब आप चर्चा कर रहे थे जिस समय में, उसी समय में लालू यादव और राबड़ी देवी के घर के सामने बड़ा पोस्टर लगा है। हाँ। और उसमें बताया गया है कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। हाँ। आप कल्पना कीजिए, ये इंडिया गठबंधन के ही, वहाँ गठबंधन की वो पार्टी दल के लोगों की सरकार है। हाँ। और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के घर के सामने वो पोस्टर लगा हुआ है। फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं आरजेडी के, उन्हीं के करकमलों से ये सुशोभित वो पोस्टर है जिसमें लिखा गया है कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है। आप उम्मीद कीजिए इस देश में क्या ये राम मंदिर कभी निर्माण कभी संभव था? अगर जो लोग इस बात को कह रहे हैं सबके राम
और जो लोग इस बात का भी तर्क दे रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, उन लोगों को कम से कम इस बात का सम्मान करना चाहिए, जनभावना का सम्मान करना चाहिए, देश दुनिया के हर्षो उल्लास का सम्मान करना चाहिए कि ये अयोध्या एक नगर नहीं है, एक शहर नहीं है। आज अयोध्या एक पूरे देश की प्राण है, एक आप कह सकते हैं कि उमंग के प्रतीक है जी। उस व्यवस्था के बीच में आप जब ये सियासत को देखेंगे तो फिर मैं आपकी इस बिहार से बता रहा हूँ कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो जो ये दावा किया जा रहा है और चल क्या रहा है कि बीच में देखिए कि बिहार की हालत ये है कि जब अभी नीतीश कुमार कभी कभी कहा जा रहा है कि वो रूठे हुए हैं, किससे रूठे हुए हैं? कल तक वो अपने जेडीयू से रूठे हुए थे, तो उन्होंने अब एक तरह से ललन सिंह को किक आउट करके वहां अध्यक्ष पद संभाल लिया है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका में आना चाहते हैं, तो वो अब उनको एक जेडीयू के अध्यक्ष होने के नाते एक मिल गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार की भूमिका होगी क्या? क्या इंडिया गठबंधन में कोई स्पेस उनके लिए छोड़ा है? 4 मीटिंग में नीतीश कुमार अगर चौथे मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले अगर मीटिंग से बाहर निकल जा रहे हैं, तो आप उनकी मनस्थिति को समझ सकते हैं कि उनको कितना तवज्जो दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब लेकिन नीतीश कुमार अगर संयोजक बन रहे हैं, तो ये शायद कांग्रेस की मजबूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो कमेटी है, जो ममता बनर्जी के प्रस्ताव से कमेटी बनी थी, वो शायद निर्णय करने में सक्षम नहीं हो कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो शायद नीतीश कुमार को इस काम के लिए संयोजक बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे और सारे पार्टियों से वो मिल बैठ के बात करेंगे कि कम से कम 1+1 का जो फॉर्मूला उनका है वो किस तरह से कामयाब होगा। बिल्कुल, ये कैसे कामयाब हो। मैं धनंजय जी के पास आऊंगा कि बिहार की राजनीति में क्या चर्चा है, क्या अटकलें हैं, लेकिन पहले मैं राहुल लाल जी के पास ही चलता हूं। राहुल जी, ये क्या एक बार फिर से ऐसा लग रहा है विश्लेषक के तौर पर कि लालू यादव जी की जो मंशा थी वो पूरी होगी? क्योंकि जिस तरह रूठ गए, जिस तरह लालू जी नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए, रूठ कर चले गए, तो अब लगता है मनाया जा रहा है और एक बार फिर से लालू जी के प्लान पर काम किया जा रहा है। राजी हो गई है कांग्रेस पार्टी? लालचंद जी, सबसे पहले तो आपको और सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और विनोद जी तो बिल्कुल जश्न वाले माहौल में ही खड़े हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है विनोद जी को देख के। अब आता हूं, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल लिखा हुआ दिख भी रहा है। उन्होंने तो अपने बैकग्राउंड से ही आपको सबको शुभकामना दे दी और दे रहे हैं, देख लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं आता हूँ। देखिए, जो टीम इंडिया में जो माना जा रहा है कि क्या कोई मतभेद है, कोई उसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु की स्थितियां आ रही हैं, मैं कह दूं कि ये नया वर्ष है और नए साल में टीम इंडिया, मैं कह दूं, उसमें चट्टानी एकता में और वृद्धि होते हुए आपको नजर आएगी। तो देखिए, कांग्रेस ने टीम इंडिया में कहीं प्रथम मीटिंग में ही जो है कि सीधे सीधे कह दिया था कि वो यहाँ पे सबको लेकर साथ लेकर चलने जा रही है जी। और इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है कि कौन छोटा नेता है, कौन बड़ा नेता है। हर कोई साथ चल रहा है, साथ चलने वाले कदमों के साथ। और बिहार में जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, उसको लेकर जो मीडिया कयास लगा रही है, वो बिल्कुल 100% कयास है। देखिए, ललन सिंह जी को इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ललन सिंह जी को इसलिए हटा दिया गया कि वो आरजेडी के करीबी थे। नहीं, ललन सिंह जी को इसलिए हटाया गया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए आपको ये बात गले उतरती है राहुल जी? बिल्कुल, क्यों नहीं उतरेगी गले? देखिए, अगर जिनको चुनाव लड़ना होगा फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में सुपर सक्रिय होकर कैसे काम करेंगे? अच्छा। और देखिए, ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि टीम इंडिया के गठन में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो आप सोचिए कि वो कब से दौरे कर रहे हैं सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। भाई, उसी भूमिका को तो पहले बीच में दरकिनार कर दिया था ना इंडी गठबंधन ने, लेकिन अब लगता है एक बार फिर से देने की तैयारी। देखिए, उनको दरकिनार कभी नहीं किया गया था। मैं आपको 2 चीजें क्लियर कर देता हूँ आज नव वर्ष के उपलक्ष्य पे। बिहार में जो गठबंधन है वहां पे भी वो सरकार बिल्कुल मजबूत है, डंके के चोट पे। और नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय राजनीति में पहले भी थी, पूरे टीम इंडिया के गठन में अभी भी है, आगे भी रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। वो बीच में खड़गे जी का नाम आगे आ गया था। खैर, चलिए आता हूँ। खड़गे जी का नाम तो जैसे ममता बनर्जी लेकर आए। ठीक, आता हूँ धनंजय जी। स्वीकार नहीं किया। ठीक, धनंजय जी, एक तो ये जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये जो तेजस्वी जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने का दौरा रद्द कर दिया है, क्या इसको कुछ देखा जा रहा है क्या? अभी जो अटकलें थी, जो चर्चा थी कि करीब 1 दर्जन विधायक जेडीयू के आ सकते हैं आरजेडी की तरफ,
और अब लालू जी से और तेजस्वी जी से इंतजार हुआ नहीं जा रहा है। और इस बीच में एक चीज मैंने और सुनी है, जरा उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा कि क्या 14 जनवरी का कोई कट ऑफ डेट है क्या आरजेडी की तरफ से? लालचंद जी, आंगल नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और एक कहावत है बिहार में, बल्कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, समझिए कि जिसने नीतीश को किया कबूल, नीतीश ने उसके रास्ते में बोए हैं बबूल। नीतीश किसी के वफादार नहीं, नीतीश का कोई वफादार नहीं। आप पता नहीं 15 साल से भी ज्यादा बबूल अपने रास्ते में बो लिए आपने। नीतीश और बेवफाई का लालचंद जी चोली दामन का साथ है। नीतीश जो भी तस्वीर बनाते हैं बिगड़ जाती है, देखते देखते उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। जहाज उजड़ गए, सरहद डूब गए, देखते देखते सरहद उजड़ गए, जहाज भी उजड़ गए, और नीतीश माझी की नैया डूब गई। और इनके रामचंद्र का क्या किया नीतीश कुमार ने सबको जानते हैं, और लल्लन को लोल कर दिया। लल्लन टॉप पर रहेंगे बॉटम पर रहेंगे वो तो नीतीश कुमार को तय करना, राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, प्रदेश की राजनीति में उसे क्या लेना देना। नीतीश को भवन से बाहर आ गए, और जब इंडी गठबंधन में स्वयंवर का धनुष नहीं टूटा तो ये अपना तीर लेकर के नीतीश कुमार निकले, और एक तीर से इन्होंने 3 शिकार खेल दिए। लालू ने लल्लन, लालटेन और सोनिया के लाल तीनों को ठिकाने लगा दिया। पहले लल्लन को शिकार लगाया, लालटेन भी परेशान है, अब चाचा 420 से भतीजा हैरान परेशान है। राजद साहब चुचंदर की स्थिति में कि करे उगले क्या, उगले या निकले, और दिल के अरमान और दल के अरमान दोनों पिघल रहे हैं। उनके विधायकों की स्थिति ये है कि गरीब की भौजाई की स्थिति में है, करे क्या। कोई कह रहा है कि यहाँ न दल का भविष्य है, न कोई दिल में नीतीश के क्या है, ये कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार मगधी लाल का नया सपना है। पहले हम लोग चर्चा करते थे वो पीएम मटेरियल है, अब वो कन्वेनर मटेरियल पर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो सपने देख रहे हैं, आज पूरे दुनिया तरक्की करके भारत आज चांद पर जा रहा है, बिहार में लोग तारे गिन रहे हैं। बिहार की जो स्थिति बदहाल और बेकार और बेरोजगारों की जो स्थिति है, नीतीश कुमार ने खुद विधानसभा में पटल पर रखा कि 7% लोग मार्क ग्रेजुएट है। भाई थोड़ा सा भी नीतीश को हया होती तो पहले इस्तीफा देते, बाद में रिपोर्ट को सामने लाते। लेकिन नीतीश के निज के सपनों की बलि बेदी पर बिहार को चढ़ा दिया, अब देश को चढ़ाने के लिए वो बेचैन है। लेकिन आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार का कितना उपयोग करना है और कहां नीतीश को किनारे लगाना है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि नीतीश कुमार किसी के हो नहीं सकते। इनकी बेचैनी गजब है। नीतीश बाबू का अगला शिकार कौन होगा ये नीतीश ही जानते हैं। फिलहाल इतना तो लग रहा है धनंजय जी, फिलहाल इतना लग रहा है कि लालू जी ने जो पूरा प्लान बनाया था ना, ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट पर लालू जी और नीतीश जी ने नाराजगी दिखा करके कम से कम कांग्रेस को उस ब्लूप्रिंट पर तो ला दिया है, ऐसा लग रहा है। मैं आता हूं आपके पास, धनंजय जी लौटता हूं आपके पास, राहुल जी आपके पास भी लौटूंगा। विनोद जी आपके पास मैं ये लेकर आना चाहता हूं कि ये जो सीट बंटवारे वाला मामला, देखिए संयोजक वगैरह का जहां तक है तो हो सकता है कि अभी नीतीश जी को बना दिया जाए जिसकी चर्चा है, लेकिन असली पेंच सीट बंटवारे को लेकर है। विनोद जी आप देख लें, सपा 80 सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना वहां कहती है 23 लड़े थे तो 23 लड़ेंगे जी, ममता कह रही है हम तो अकेले हैं, हमारे यहाँ किसी की ज़रूरत ही नहीं है। नेता तो उनके ये बयान देते हैं कि किसी वामपंथी पार्टी की औकात नहीं है कि हमारे साथ बैठ पाए। इस तरह के बयानों के बीच सबसे असली जो दंगल है वो तो सीट बंटवारे को लेकर ही है। विनोद जी निश्चित रूप से। और लालचंद जी देखिए कि पटना में जो पहला इनका गठबंधन की जो पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में 2019 का एक फार्मूला लेकर नीतीश कुमार ही आए थे। और नीतीश कुमार को ये फार्मूला अपने लिए सूट करता था, क्योंकि वो बीजेपी के साथ अलायंस करके उन्होंने जो बिहार में सीट लड़ी थी तो 18 लड़ी थी। तो उनको ये पता था कि अगर हम 2019 का ये फार्मूला लेके आएंगे तो शायद लालू यादव भी मान जाएंगे इस बात को लेके कि जो बीजेपी के साथ अलायंस में उनको मिला था वही शायद सीट मिले। तो ऑब्वियसली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का जो ये दावा है कि बीजेपी के साथ अलायंस में तो उनको भी 23 सीटें मिली थी, तो वो इस दावे के साथ में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि 2019 का जो फार्मूला नीतीश कुमार ने ही दिया था। अब अगर नीतीश कुमार इस फार्मूले को लेके आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीट की बात में कितने सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है, या दिल्ली में वो कितने सीटें छोड़ सकती है जी। तो ये सारे समीकरण इसलिए महत्वपूर्ण आपको लग रहा है कि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जब अपना कैंडिडेट उतारा था, या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, तो उसने कहा था कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सीट शेयरिंग पे हम लोगों को बात को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बाद गठबंधन की रूपरेखा तय होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर से ये बात सीट शेयरिंग को लेकर कभी बनी नहीं। ठीक है, अब ये कोशिश हो रही है कि ये फार्मूले किस तरह से एक बने, जिस फार्मूले को लेके इनका है लक्ष्य कि कम से कम 400 ऐसी सीटें हों
जिस सीट पे हम एक साथ बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने के लिए एक सीट का ये कर सके। तो ये कंबाइंड फोर्स देते हुए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 की 80 सीटें लड़ेंगे, तो वो साफ कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश को कम से कम सपा के लिए छोड़ दीजिए। टीएमसी कह रही है कि आप हम गठबंधन में हैं, लेकिन आप टीएमसी को यहां बंगाल में लड़ने दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें आप पंजाब में लड़ने दीजिए। तो ये इस तरह के सारे रीजनल पार्टियां जब ये अपने अपने ड्राइविंग सीट पे बैठ के कह रही है कि ये सीटें हमको आप लड़ने दीजिए, तो जाहिर सी बात है इस बीच में कांग्रेस ने अपना जो एक तुरुप का पत्ता खेला है और वो 290 सीट का जो अनाउंसमेंट है वो एक तरह से दबाव है इनके सामने में कि 290 सीट तो कम से कम कांग्रेस को चाहिए। लड़ेगी। ठीक है, राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और सीट शेयरिंग को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो पहले धनंजय जी ने बड़े अच्छे कुछ बयान दिए, उनका तुकबंदी वाला वाक्य सुन के भी मन काफी प्रसन्न हुआ आज नव वर्ष में। धनंजय जी को यह चीज दिख रहा है कि आज तो बिहार जो है कि डूब गया है नीतीश जी के कारण, लेकिन भाई आप लंबे समय तक सहयोगी रहे। वो तो मैंने भी कहा, मैंने कहा आपने भी अपने रास्ते में बड़े शूल और बबूल जो है वो लिए हैं नीतीश जी को रख करके। मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए उन आंकड़ों के लिए केवल नीतीश जी जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेवार है। सत्ता में शासन में आप भी लंबे समय तक रहे, वो भी जिम्मेवार है। अब आता हूँ मैं सीट, और ये नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहे तब तो वो सुशासन बाबू है, गुड गवर्नेंस के प्रतीक है, और वो आरजेडी के साथ चले जाए तो कुशासन। ठीक है, धनंजय जी का छोटा सा काउंटर। धनंजय जी देखिए, महात्मा और महावीर की धरती पर मोदी जैसे महान नेतृत्व के होते हुए भी हमने नीतीश कुमार को निगला, इसलिए क्योंकि दल के हित को हमने किनारे रखा। दलीय हित को इसलिए किनारे रखा क्योंकि बिहार की जो स्थिति थी, बिहार में कोर्ट ने कहा था इट सीम्स जंगल राज इन बिहार, जहां अपहरण उद्योग हुआ करता था, बहन बेटियों के आरजू दिन दहाड़े लूटा करती थी, और जहां ठाए ठाए की आवाज होती थी, बारूद यानी कि आप उसको सही ठहरा रहे हैं कि भाई इतने दिन आप रहे साथ। उसको उस परिस्थिति जन्य निर्णय था, और परिस्थिति जन्य में हमने अपनी कुर्बानियां देकर के नीतीश कुमार जैसे नेतृत्व को हमने स्वीकार किया, सिर्फ इसलिए कि बिहार को बचाना था बदहाल और बदरूप व्यवस्था और जंगल राज से मुक्ति चाह का हमारा उद्देश्य था। अब हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं और इसलिए भाजपा के संकल्प है। ठीक है, चलिए, सुंदर नए साल पर शुभकामना आप सभी को। अभी इस चर्चा को मैं बीच में एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी, जल्दी से जोड़िए। ये गठबंधन में अभी आप जिस तरह की चीजें देख रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि रामलला विराजमान की जो प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है उसको भी आप एक तरह से एक चश्मे से देख सकते हैं कि ये भी इनके सामने में एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हुआ है जी। और यक्ष प्रश्न सिर्फ इतना ही है। राहुल जी मैं आपके पास जस्ट हम बाकी के बात को कंप्लीट करने दीजिए। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का के जो सवाल है वो आपके साथ में सवाल है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी बात को पूरी कर दीजिए। उसमें ये सारी चीजें जब आप देखते हुए हैं तो सीट शेयरिंग के सामने में ये भी आता है। यक्ष प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूँ रामलीला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा को लेके कि इनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सिर्फ वोट बैंक को लेके और मैन्युटरी वोट को लेके, तो एक कोशिश जो इनकी है कि हमारा वोट बंटना नहीं चाहिए, ये सारी एकता सिर्फ उस वोट बैंक के लिए। तो आज इसमें जितना आप दाव पेच देख रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, ये सारे सिर्फ इसी की कवायद है, और इसी कवायद में आप इस सीट शेयरिंग को भी देख सकते हैं। एक लाइन का काउंटर दीजिए जल्दी से मुझे। मैं एक लाइन कहूंगा, कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था, और मध्य प्रदेश में नहीं मिल पाया, ये कमलनाथ जी की कोशिश के बाद भी। चलिए फिलहाल इस चर्चा को मुझे विराम देना होगा यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए, धनंजय जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने का मंसूबा बना रहे हैं। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है, कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी के लिए ईडी का समन तो मिल ही चुका है, काफ़ी पहले मिल चुका है उनको ये, और ये तीसरा समन है।
प्रवर्तन निदेशालय का। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को अब तक 3 बार समन जारी कर चुका है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी। और ईडी की तीसरी चार्जशीट, तीसरा समन कहिए, ईडी का जो तीसरा समन मिला है और विपश्यना से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल अब थोड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि 3 जनवरी को जो पेशी होनी है, अगर वो जाते हैं तो उससे पहले केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की कल यानी रविवार को। तो इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता का अनुरोध है कि जेल से ही शासन चलाएंगे, यानी कि इस्तीफा तो नहीं ही देंगे, जेल से ही शासन चलाएंगे अगर जेल गए तो सवाल उठ रहा है, क्या ये वही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ की थी? और ये भी कि क्या ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहा करते थे कि नेताओं के ऊपर आरोप लगने के साथ ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? और आज वही अरविंद केजरीवाल जेल में भी रहकर मुख्यमंत्री बने रहने की बात कर रहे हैं। तो कितने बदल गए हैं केजरीवाल। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह फोन लाइन पर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल बामुश्किल 11 साल कहते थे अगर घोटाला किया है तो जांच तो करा लो जी, इस्तीफा तो दे दिया करो जी। और आज कह रहे हैं कि कोई आरोप या कोई भी जेल हो जाने पर भी इस्तीफा क्यों दें, हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। कितने बदल गए केजरीवाल। और क्या केजरीवाल ने ऐसा लग रहा है कि जेल से सरकार चलाने की तैयारी कर ली है? नीरज, देखिए, बिल्कुल जेल से सरकार चलाने की तैयारी है और कहीं ना कहीं इस बात को वो मान चुके हैं कि जिस तरह का घोटाला किया गया है और जिन लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जो सुई है वो अरविंद केजरीवाल की ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब जेल शायद जाना ही पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल लालचंद जी यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने अपने उन साथियों को जो इस समय जेल के अंदर है उनको हीरो बोला है। तो आप समझिए, हाँ, हीरो बोला है उनको। तो आप समझिए कि किस तरह की राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी और किस तरह की राजनीति तक आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। यही वो आम आदमी पार्टी है जिनके तमाम नेताओं के खिलाफ करप्शन के भी चार्ज लगे थे। इसके अलावा दूसरे आपराधिक मामले भी दर्ज हुए थे। राशन कार्ड को लेकर किस तरीके से इनके जो मंत्री हैं वो गलत हरकत करते थे। इसके अलावा इनके तमाम जो विधायक हैं वो मारपीट की घटनाओं में, यहाँ तक कि अगर सोमनाथ भारती को भी देखें तो किस तरीके से उन्होंने खुद अपनी ही पत्नी के खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज किए थे, मारपीट करी थी। तो ये एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत करने वाली पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो करप्शन में डूबी हुई है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि वो जेल में जाकर भी जो सरकार है वो चलाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि आरोप बहुत गंभीर हैं और हो सकता है कि उनको जेल हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें संजय सिंह जो अपने घर के आगे एक नेम प्लेट लगाते थे और ये कहते थे कि ईडी का स्वागत है, वो यहाँ पर आए। इसके अलावा आप देखें मनीष सिसोदिया जो ये कहते थे कि उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। और यहाँ तक कि बैंक में जब उनकी जो ईडी गई थी खंगालने के लिए तो उन्होंने ये तक कहा था कि उन्होंने मुझे क्लीन चिट दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति की ये बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि आरोप गंभीर हैं और उनको ईडी के सवालों के जवाब भी देना होगा। 2 बार वो जरूर जो सम्मान है उसकी अवहेलना करके एक बार जो पार्टी के प्रचार की बात कही और दूसरी बार उन्होंने कहा कि इलेक्शन चल रहे हैं और अब विपासना में चलेगी तो अरविंद केजरीवाल को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, चाहे देर सवेर, और उनको सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब आपको एक अजीब सी खबर बिहार से, और ये अजीब सी खबर पहली बार वैसे नहीं आई है लेकिन फिर भी बहुत ही अजीब है कि तालाबों के शहर दरभंगा में एक तालाब की चोरी एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कि तालाब ही गायब हो गया। और ये तालाब गायब हुआ कैसे? दरअसल भूमाफिया ने यह सब कुछ कराया है और शायद प्रशासन के साथ मिलकर। भूमाफिया की दबंगई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक रात में तालाब का
निशान मिट गया सिर्फ एक रात में। रातों रात तालाब गायब। शहर के कई तालाबों को मिट्टी से भरकर भूमाफियाओं ने बड़े बड़े इमारत बना लिए हैं दरभंगा में। बिहार में दरभंगा शहर है, वहीं पर से यह मामला सामने आया है। लेकिन दरभंगा में तो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नजदीक में सरकारी तालाब रातों रात गायब हो गया। तो भूमाफिया ने तालाब से पानी निकालकर रेत मिट्टी भरकर समतल कर दिया। तो लोग वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका तो मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत तो है। तो चोरी के अजब गजब मामलों के बीच पिछले साल बिहार में 2 किलोमीटर लंबी सड़क भी चोरी हो गई थी। तालाब से पहले यह भी घटना हो चुकी है। और सड़क तो सड़क, बिहार में तो कुछ दिन पहले एक पूरा का पूरा पुराना पुल ही कबाड़ियों ने चुरा लिया था। लेकिन करीब 3 कट्ठे में फैला तालाब चोरी हो जाना प्रशासन की अकर्मण्यता को निश्चित रूप से दर्शाता है। और दरभंगा शहर आज़ादी से पहले अगर देखिए तो दरभंगा महाराज का जो राज था वो तालाबों और झीलों के लिए जाना जाता था। यानी कि बहुत सारे तालाब थे वहाँ पर और झील थे। लेकिन अफसोस की बात है कि देश तो जल संरक्षण के लिए अभियान चला रहा है और बिहार में तालाब ही चुरा लिए जाते हैं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश जब पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो जगह जगह दौरे में व्यस्त रहेंगे। तो बिहार में कानून व्यवस्था दांव पर है और दोनों पद एक साथ नहीं हो सकते। बिहार के अंदर विकास का काम ठप है, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। या तो वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें और बने रहकर देशव्यापी दौरा करें, या बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। दोनों काम नहीं हो सकता है। जब आप केवल मुख्यमंत्री, तब तो आपसे बिहार संभल नहीं रहा। और जब आप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के देशव्यापी दौरा करेंगे तो बिहार का क्या होगा। और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बालू माफिया, शराब माफिया आए दिन पुलिस पर हमला कर रहे हैं और पुलिस गरीब जनता पर हमला कर रही है। यही तो बिहार का हाल आपने बना रखा है। और बिहार भाजपा के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि जब राज्य में भाजपा सरकार आएगी तो माफिया बिहार को छोड़ देंगे। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, गुंडा राज स्थापित हो गया। इससे मुक्ति दिलाने के लिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि एक बार भाजपा को जनमत देने का काम कीजिए। अपराधी बिहार छोड़ देगा, इसकी गारंटी देता हूं। हमारे संवाददाता सलमान हैदर जुड़ रहे हैं इस अजीब सी खबर पर चर्चा करने के लिए। सलमान साहब, हमने पहले देखा सड़क, फिर पुल और अब ये तालाब गायब। हालांकि ऐसे कई जगह से मामले आते रहे, लेकिन ये रातों रात कैसे गायब हो गया? लालचंद, इस घटना को इससे मुझे एक वेल्डन अब्बा नाम की एक फिल्म आई थी, शायद आपको भी याद होगा, जिसमें एक कुआं चोरी हो गया। कुआं बाकायदा खोदा गया, उसका पैसा लाभार्थी को मिला और कुआं अपने मौजूद नहीं था उस जगह पे। हाँ। और बड़ी मजेदार हास्य फिल्म। जी जी, तो बिल्कुल। उसको हम लोग कल्पना समझ करके उसके मजे लेते और ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ये मामला सच हो सकता है। लेकिन ये जो घटना है बिहार की विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र दरभंगा की, यहाँ पर बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, और जैसा कि आपने कहा ये प्रशासन की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता था, क्योंकि ये एक दिन नहीं हुआ, एक रात में नहीं हुआ। ये लोग बता रहे हैं कि कम से कम 3 रातों तक लगातार मिट्टी दी गई है। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत स्थानीय थाने में की है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और बाकायदा एक झोपड़ी खड़ी कर दी गई उस जमीन पर, जैसा कि वीडियो में भी हमने देखा आपकी, कि वहां घर बना दिया गया। तो सीधी सी बात है, मंशा यही थी कि रातों रात उस तालाब को बराबर करके, समतल करके, जमीन बना करके और जमीन हमवार कर दी जाए माफिया के कब्जे के लिए। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये झोपड़ी बनाना एक आसान काम नहीं है। इसके पीछे जो लोग थे वो भी ताकतवर हैं और उन्होंने बाकायदा डंपर से मिट्टी वो वहां लाए और उन्होंने लगातार 3 रात काम किया।
जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। लगातार 3 रात और स्थानीय लोग अलर्ट हुए, उन्होंने प्रशासन को अलर्ट किया, पुलिस को भी बताया, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। जी। तो इससे क्या समझा जा सकता है? ये मतलब साफ है कि चूंकि या तो माफिया इतने दबंग हैं जिनका शासन और प्रशासन बिल्कुल ज्यादा प्रभाव है, और प्रशासन ने इस चीज को दबाए रखा, और जब बात बढ़ गई और मीडिया में आ गई तो जाहिर सी बात है कि अब परेशानी प्रशासन की। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, उनको तो जवाब देना ही होगा इस मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।